यहाँ से काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हैं वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों से क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब इसी सेल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेल क्या होती है, सेल सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, कैसे करी, है ना। ये सब चीज़ें जो है वो कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी थी। जितने भी बच्चे कल की क्लास में थे वो अपनी उसी नोटबुक को वापस से जो है वो वापस से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और खोल करने के साथ साथ ही आगे जो है वो आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन सेल जो है ना वो सेल इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो जब सेल का आविष्कार हुआ ना तो सेल के आविष्कार के साथ साथ ही सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार यहाँ पर हुआ। और सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हमसे पूछा जाए कि यही माइक्रोस्कोप जैसा उपकरण सबसे पहले किसने खोजा था, जिसके तहत हम सेल जैसी सूक्ष्म इकाइयों को देखकर उनकी स्टडी जो है वो स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रखना, भैया टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, है ना। यहाँ बातें ना करके कंटेंट पर ध्यान दोगे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी बेटा। टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, कल सेल ही स्टार्ट कराया था और उसी सेल को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट में जो है वो लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन जो है वो भी मैं इस क्लास में यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को यहाँ पर कराए थे, ध्यान अपना क्लास पे होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो सबसे पहले क्या हुआ मैम, सबसे पहले जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या किया गया, आविष्कार यहाँ पर किया गया। सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण के द्वारा हम अति सूक्ष्म चीज़ें जो हैं उनका गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। और हमसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इसी सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो वैज्ञानिक जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। ठीक है, वो वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। नाम क्या था बेटा, नाम था यहाँ पर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। और यही एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं जिनके द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसका भी क्या किया गया था, आविष्कार यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो किसने करी थी। तो मैम सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब बात ये आती है कि जिस सरल सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले खोजा गया था मैम, इस सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु को जो है वो कितना गुना बड़ा जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 14 से 42 गुना, है ना। 14 से कितना, 14 से 42 गुना, यानी 14 to 42 टाइम्स जो है वो टाइम्स हम किसी भी अति सूक्ष्म जो वस्तु है उस वस्तु को इस सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं, बड़ा जो है वो बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद दूसरी जो सूक्ष्मदर्शी आई उसका नाम क्या था मैम, उसका नाम था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, या फिर इसको क्या कहा जाता है मैम, इसे जो है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी भी यहाँ पर क्या किया जाता है, बोला जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब मैम इंग्लिश में इसे हम लोग बोलेंगे क्या, कंबाइंड माइक्रोस्कोप। और हमसे पूछा जाए कि मैम सरल सूक्ष्मदर्शी और कंबाइंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस था, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इससे जितना गुना बड़ा आप किसी वस्तु को देख पा रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा जो है वो आप किससे देख पाओगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख पाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यही आता है कि मैम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी थी। मैं जितने फैक्ट बोर्ड पर लिख रही हूँ अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी साथ साथ में देते रहोगे। रघुवंश साहू, एकता पांडेर, अरुण, आकांक्षा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब खोजकर्ता की अगर हमसे यहाँ पर क्या की जाती है, बात जो है वो बात की जाती है, तो आपको याद रखना है जेनसन ब्रजेनसन। ठीक है, जेनसन ब्रजेनसन जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को क्या किया था, खोजा था। और खोजने के साथ साथ अगर हम लोग पूछें कि इससे कितना गुना बड़ा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का 14 से 42 गुना बड़ा भाग आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या आपके पास प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है तो इसी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप लगभग 100 गुना यानी 100 टाइम्स बड़ा जो है वो किसी भी वस्तु को यहाँ पर क्या कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, फिर तीसरी जो है वो तीसरी इसमें कौन सी आई मैम, तीसरी आई इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी।
ठीक है। तीसरी कौन सी आई? तीसरी आई मैम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आप सब लोगों से पूछा गया है। एलटी ग्रेड में कोई इंटरव्यू नहीं है बेटा, प्रतीक्षा है ना, प्रतीक्षा नहीं सॉरी राजेंद्र, कोई भी जो है वो कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। एक बात सुनो मेरी सभी बच्चे, है ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देख रही हूँ। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन इन सारे सवालों का अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके से बीच में आंसर दूंगी तो बेटा ना तो मैं पढ़ा पाऊंगी ना आप पढ़ पाओगे, ठीक है, और अल्टीमेटली हमारी क्लास जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। तो एक बार जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत ध्यान से उसे पढ़ लो। लास्ट में जब मेरी क्लास खत्म होगी, खत्म होने से 5-7 मिनट पहले मैं सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, ठीक है। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूज़न को हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक बार जो है वो एक बार जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसे ध्यान से पढ़ लो और क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने साथियों तक शेयर कर दो, ठीक है। चलिए लकी मिश्रा, हर हर महादेव, आपका भी स्वागत है। तो खोज किसने करी थी? वेरी गुड। देखो जिसने भी आंसर दिया है मैम नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिक थे, और इन्हीं नॉल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को क्या किया गया था? खोजा यहाँ पर गया था। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इससे कितने गुना बड़ा, तो आपको याद रखना है मैम लगभग किसी भी वस्तु का, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सेल आपके पास है तो उसी सेल जो है उस सेल का लगभग 2 लाख गुना बड़ा जो है वो आप किस में देख सकते हो? मैम आप देख सकते हो किसमें? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करनी है? ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें से बहुत जनरल से क्वेश्चन है जो हमसे पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताओ सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, है ना, जल्दी से जो है वो जल्दी से बताओ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा था, या फिर हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो किसने करी थी। तो ऐसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम लोग संरचना की बात करें, संरचना बोले तो मैम स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग सेल को बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं। बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बिल्कुल बांटते हैं। कौन से 2 भाग होते हैं? हम सब लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैम पहली जो सेल होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी जो सेल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैम उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। बहुत बार बहुत बेसिक डिफरेंस हम लोगों से यहाँ पर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं कि बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्या देखा जाता है, ठीक है। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ जो है वो डिफरेंस यहाँ पर क्या करते जाएंगे? मेंशन करते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आमाप की, है ना। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? आमाप की, यानी आकार की। तो आपको याद रखना है 0.1 से 0.5 म्यू मीटर। अब आप ये भी याद रखोगे कि जो सेल होती है उस सेल को हमेशा म्यू मीटर में मेज़र किया जाता है, ठीक है। सेल को हमेशा जो है वो हमेशा म्यू मीटर में क्या किया जाता है? मेज़र किया जाता है। ये टर्म जो है वो टर्म सेल को मेजरिंग करने की यूनिट होती है। तो 0.1 से 0.5 म्यू मीटर जो आकार होता है वो किसका होता है? मैम वो होता है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का। और 0.5 से, है ना, 0.5 से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 5 म्यू मीटर जो यहाँ पर आकार होता है वो आकार किसका होता है? मैम वो यूकैरियोटिक सेल का होता है। यानी इन दोनों में जब हम लोग डिफरेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आकार में कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो इसकी तुलना में जो साइज होता है या जो आमाप होता है, जो आकार होता है, इसी आकार में कैसी होती है? बड़ी जो है वो बड़ी होती है। तो सबसे पहली बात जो है वो पहला जो हमारे पास डिफरेंस हो गया वो डिफरेंस किसका हो गया? मैम वो डिफरेंस आमाप का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। दूसरी बात जो है वो दूसरी बात अगर हम लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि मैम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनमें कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? याद रखेंगे सभी बच्चे, मैम पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है बच्चों?
पेप्टिडोग्लाइकेन से। आपने वैसे ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो वहाँ पे पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मैम बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की जो है वो यहाँ पर बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की यहाँ पर बनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स हैं उनमें जनरली जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किससे निर्मित होती है मैम, सेल्यूलोज जो है इसी सेल्यूलोज से यहाँ पर निर्मित होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस जो है वो दूसरा डिफरेंस यहाँ पर हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर कोशिका झिल्ली की बात करें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इन सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। लेकिन जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी क्या होती है, मोटी जो है वो मोटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम एक प्रमुख डिफरेंस यहाँ पर पूछा जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 70S राइबोसोम जो है वो पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक जो है वो सेल में। देखो अभी बैच जो है वो बैच हमारे पास हमने लॉन्च नहीं किया है ना रामवीर, तो मैं अभी तुम्हें फीस नहीं बता सकती हूँ। कल सुबह 10 बजे एक सेशन जो है वो सेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, जिस सेशन में आपको बैचेस की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, बैचेस के टाइमिंग, बैचेस का कंप्लीट पैरामीटर जो है वो मैं हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो आप यूपी उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहला जो है वो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कोशिकांग की, तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेल ऑर्गेनल्स ही होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो हमको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग क्या होता है मैम, ये कोशिकांग अल्प विकसित होते हैं, मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। इवन जो है वो इसमें जो केंद्रक होता है ये केंद्रक भी पूर्ण रूप से जो विकसित है वो विकसित नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक या जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मैम यूकैरियोटिक सेल जो है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है, और विकसित होने के साथ साथ इसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट केंद्रक जो है वो स्पष्ट केंद्रक भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी एक एग्जैक्ट क्लियर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या होता है, देखा जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो देयर आर सम बेसिक डिफरेंस, ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं बेसिकली किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। चलो तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। ध्यान रखने के साथ साथ इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किस में पाई जाती है, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रखेंगे कि मैम जनरली जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऐसे जीव जो है वो जीव होते हैं जो कि निम्न प्रजाति के होते हैं, है ना, उन निम्न प्रजाति के जीवों में ये प्रोकैरियोटिक सेल हमें यहाँ पर क्या होती है, देखने को जो है वो देखने को मिलती है। बट जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की यहाँ पर बात करते हैं तो मैम यूकैरियोटिक सेल जो है वो जनरली, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी सेल है, हम मानव हैं और मानव के शरीर के अंदर जो है वो कौन सी सेल है, तो हम बोलेंगे मैम मानव के शरीर के अंदर यूकैरियोटिक सेल ही क्या होगी, प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट यहाँ पर हो जाएगी। और इवन जितने भी उच्च प्रजाति के जीव यहाँ पर होते हैं उन उच्च प्रजाति के जीवों में भी यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल, बट यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो क्या होती है, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड जो है वो डेवलप यहाँ पे होती है। बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें न्यूक्लियस होता है, मैंने बोला इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होता। और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस या केंद्रक इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ अ सेल, कहीं ना कहीं उसे कोशिका का क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलता है, क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों का संचालन जो है वो केंद्रक ही करता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस ही यहाँ पर करता है। तो अगर न्यूक्लियस ही पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली मैनेज्ड नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस कंप्लीटली विकसित है तो इसका मतलब सेल के अंदर होने वाली सारी गतिविधियाँ जो है वो प्रॉपर्ली क्या होंगी, मैनेज्ड यहाँ पर देखी जाएंगी,
ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास किसका मैम, ये डिफरेंस हो गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल वाले चैप्टर में होती है वो क्या होती है मैम, वो होती है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जिसे शुद्ध हिंदी में बोला जाता है क्या मैम, इसे बोला जाता है कोशिकांग, है ना। यही कोशिकांग होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और इवन काफ़ी डेप्थ में जाके प्रश्न जो है वो आप सब लोगों से यहाँ पर क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जो कोशिकांग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो कोशिकांग कौन सा है मैम, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे सेल वॉल यहाँ पर कहा जाएगा। अब देखो जब भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू करेंगे या कोशिकांगों को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर घूमता होगा कि मैम इन सेल ऑर्गेनल्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसकी खोज किसने करी, इसका प्रेक्षण जो है वो किसने किया, प्रेक्षणकर्ता कौन था, खोजकर्ता जो है वो खोजकर्ता हमारे सामने कौन था, प्लस वो कोशिकांग जो है वो किससे निर्मित होता है, उस कोशिकांग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, उस कोशिकांग की संरचना क्या होती है, प्लस वो सेल ऑर्गेनल सेल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो कोशिका के लिए जो है वो कोशिका के लिए क्यों जो है वो क्यों यहाँ पर क्या होगा, इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी दृष्टि से हम लोग जो है वो किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग सेल वॉल को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि मैम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है इसके खोजकर्ता कौन थे। तो जिस व्यक्ति ने कोशिका की सबसे पहले खोज करी थी, ठीक है, किसकी, कोशिका की, उसी व्यक्ति के द्वारा कोशिका भित्ति को भी क्या किया गया था, खोजा गया था। यानी कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय जो है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। कब जाता है मैम, 1665 में, जब उन्होंने प्लांट सेल के अंदर ही जो कॉर्क सेल थी उसी कॉर्क सेल में कोशिका को क्या किया था, खोजा था। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता जो है वो कौन हो गए मैम, वो हो गए हमारे पास रॉबर्ट हुक। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी उपस्थिति की यहाँ पर बात करें कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल किस में उपस्थित होती है, तो आपको याद रखना है कि केवल जो प्लांट सेल होती है यानी जो पादप कोशिका होती है, इसी पादप कोशिका में ये सेल वॉल पाई जाती है। मैम क्या एनिमल सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो है वो हमसे पूछी जाएगी इसकी प्रकृति, यानी जो कोशिका भित्ति होती है इसका नेचर कैसा होता है। तो आप बोलोगे कि मैम कोशिका भित्ति मृत होती है यानी डेड होती है, और डेड के साथ साथ ही ये कैसी होती है, पारगम्य जो है वो पारगम्य होती है, यानी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे यहाँ पर क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो ये मृत होती है, पारगम्य होती है, प्लस में अगर आप लोगों से बोलूँ तो कठोर और दृढ़ होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है। मतलब इसे आसानी से भेद कर जो है कोई भी पदार्थ जो है वो इसके अंदर एंटर यहाँ पर नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमसे पूछी जाएगी कि मैम सेल वॉल का संगठन किससे होता है, या हम लोग बोले कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल निर्मित किससे होती है। तो क्योंकि सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि मैम प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति का क्या हो गया, मुख्य घटक हो गया। लेकिन क्या मैम सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्यूलोज ही होता है क्या, क्या सेल वॉल जो है उस सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्यूलोज ही उपस्थित यहाँ पर होता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं मैम, इसमें जो है वो इसमें बहुत सारे जीवों की कोशिका भित्ति में हेमीसेल्यूलोज भी यहाँ पर जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टीन जो है वो पैक्टीन की भी बनी होती है, पैक्टीन के साथ साथ लिग्निन जो है वो लिग्निन की भी बनी होती है, लिग्निन के साथ साथ काइटिन जो है काइटिन से भी निर्मित यहाँ पर होती है। मतलब ये अन्य घटक जो है वो अन्य घटक हो गए किसके, सेल वॉल के। कि ऐसा नहीं है कि सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से बनती है, सेल्यूलोज एक मुख्य घटक है, क्योंकि हमारी धरती पर जितने भी पादप हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। अब अगर क्योंकि हम एलटी ग्रेड की तैयारी करने के सेंस में आपको यहाँ पर सेल वॉल या कोशिका भित्ति की संरचना को भी जानना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है
उस स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों से कोई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोले कि मैम सेल वॉल जो है, इसी सेल वॉल की संरचना यहाँ पर कैसी होती है, ठीक है, सेल वॉल जो है उसी सेल वॉल की संरचना यहाँ पर कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल यानी प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को क्या होता है, मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को जो है वो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस प्लांट सेल के सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्या हो गई मैम, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो यहाँ पर हो जाएगी क्या मैम, वो हो जाएगी यहाँ पर सेल वॉल, ठीक है। और कितनी लेयर जो है वो लेयर यहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है लेयर नंबर 1, ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है दिस इज़ व्हाट मैम लेयर नंबर 2, है ना। और हमें याद रखना है थर्ड वन जो है वो थर्ड वन इज़ व्हाट मैम, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लेयर नंबर 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगी मैम, ये हो जाएगी लेयर नंबर 3। इस तरीके से अगर हम लोग पादप की कोशिका भित्ति की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो बात यहाँ पर करेंगे, तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है ना, अब ये दोनों साइड बना देते हैं, इसके चारों तरफ भी ये एक भित्ति हो गई, ठीक है, फिर दूसरी हमने ग्रीन कलर से बनाई थी, ये ग्रीन कलर से हो गई, तीसरी हमने रेड कलर से बनाई थी, ये रेड कलर से यहाँ पर हो गई, और इसके बीच में जो है वो बीच में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, स्पेस है, इसे भी हम लोग कुछ यहाँ पर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, बेसिकली वो जो कोशिका भित्ति हमारे सामने होती है वो हमको कई प्रकार की देखने मिलती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे जो है वो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या मैम, प्राथमिक जो है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये कौन सी होती है मैम, ये होती है यहाँ पर द्वितीयक, यानी सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी हमारी सेल वॉल, ठीक है, और ये कौन सी होती है मैम, ये होती है तृतीयक यानी टर्सरी जो है वो सेल वॉल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति 3 परतों से बनी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और द्वितीयक के साथ साथ ही तृतीयक, ठीक है, और इसके बीच में ये जो यहाँ पर होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य पटलिका, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मध्य पटलिका। और बहुत बार हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेल वॉल के बीच में जो मध्य पटलिका होती है, ठीक है, यही मध्य पटलिका किससे निर्मित होती है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि मैम कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट होते हैं, ठीक है, इन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से ये क्या होती है, निर्मित जो है वो निर्मित यहाँ पर होती है। आगे बात समझ में, तो कोशिका भित्ति में कितनी परत हो गई, 3 परत हो गई, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और यहाँ पर तृतीय कोशिका भित्ति। और ये क्या है, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो हमारी सेल के अंदर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस डायग्राम से काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन बात यहीं तक जो है वो यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म होती है, अभी हमसे ये भी पूछा जाएगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ठीक है, प्लस किसमें जो है वो किसमें पाई जाती है, और क्या ये तीनों लेयर्स जो मैंने यहाँ पर बताई है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये जो तीनों लेयर्स मैंने आपको बताई, क्या सभी जीवों में ये तीनों परतें जो हैं वो कोशिका भित्ति की उपस्थित होती है या नहीं होती। बिल्कुल बेटा, यूट्यूब पे क्लास होगी डेली, आप रोज़ शाम को 4 बजे मेरी क्लास से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, है ना, हम इतने सारे जो हैं वो सारे LT ग्रेड बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो हम एक बार क्लास को शेयर कर सकते हैं, अपनी क्लास को सेंचुरी पर ज़रूर पहुँचा सकते हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है, फटाफट से शेयर करेंगे सभी बच्चे, है ना। तो अब हम लोग आगे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, हम लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है, कौन सी, प्राथमिक जो है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको ये कंटेंट करा रही हूँ ना, मैं से एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ योर लेवल फॉर द LT ग्रेड एग्जामिनेशन। आपके इस LT ग्रेड के लिए लेवल क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ना है, काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। पहली बात तो ये एग्ज़ाम 7 साल बाद हो रहा है, 7 साल पहले कब एग्ज़ाम हुआ था, कैसा पेपर आया था, आधे से ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है,
ठीक है। लेकिन जो इन्होंने मेंस और प्री इस तरीके से लेवल रखा है और जो सिलेबस जिस तरीके से जितना डेप्थ में जाके इन्होंने दिया है, उससे हम लोग ये ज़रूर अंदाज़ा जो है वो अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि भैया मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन डेप्थ में आने वाले हैं, ठीक है, डेप्थ में जो है वो डेप्थ में आने वाले हैं। आपको कोर्स भी उपलब्ध कराएंगे, मैंने बोला ना कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है। कल जो है वो कल कोर्स के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में सबसे पहले जो है वो सबसे पहले अगर हम लोग संगठन की बात करें कि मैम जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, यही प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम हेमी सेल्यूलोज से भी निर्मित होती है, और हेमी सेल्यूलोज के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो जो मैम पैक्टीन होता है, इस पैक्टीन से भी यही जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये क्या होती है, ये निर्मित जो है वो निर्मित यहाँ पर होती है। तो पहला बात जो है वो पहली बात क्या हो गई, संगठन की हो गई कि किससे बनी होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी प्रकृति की बात करें तो मैम प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सबसे बाहरी होती है। एक बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट इन यूपी, क्योंकि साइंस तो हर जगह आती है और टीचर ग्रेड के एग्जाम हर जगह होते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका भित्ति में उनकी उपस्थिति के आधार पर बाहर से अंदर की ओर उसे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोशिका भित्ति जो है, उसी कोशिका भित्ति की परतों को उनकी उपस्थिति के आधार पर बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या पूछ रहा है ये, बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे बाहर कौन सी भित्ति होती है, मध्य में कौन सी होती है और अंदर कौन सी होती है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि अंदर वाली प्राथमिक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सबसे बाहरी प्लस लचीली होती है, फ्लैक्सीबल होती है, ये ड्रड नहीं होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या देखी जाती है मैम, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पर देखी जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग इसकी उपस्थिति की बात करें या प्रेजेंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना, ये सार्वत्रिक होती है, मतलब इट इज़ व्हाट, इट इज़ यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि मैम जितनी भी प्लांट सेल होती हैं, यानी सभी पादप कोशिका जो होती हैं, इन सभी पादप कोशिकाओं में यही जो सेल वॉल है ये क्या होती है, प्रेजेंट यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग द्वितीयक के ऊपर, है ना। द्वितीयक के ऊपर यानी जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसे हम लोग द्वितीयक कोशिका भित्ति यहाँ पर बोलते हैं। ये द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मिडिल लेयर होती है। ये क्या होगी बच्चा, ये मिडिल लेयर होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा कि ये किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि मैम सेकेंडरी सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज के साथ साथ ही हेमी सेल्यूलोज से यहाँ पर बनी होती है। यहाँ पर पैक्टीन था, अंतर सिर्फ इतना सा है, डिफरेंस करके पढ़ोगे जल्दी चीज़ें याद होगी। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर पैक्टीन था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, यहाँ पर लिग्निन आ जाएगा, है ना। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन कंपोनेंट जो है वो एब्सेंट होता है, लिग्निन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने प्रकृति लिखा, हम फिर यहाँ पर प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति में हमने लिखा था सबसे बाहरी और लचीली परत होती है, यहाँ हम लिखेंगे कि ये मध्य परत होती है, प्लस ये दृढ़ और कठोर होती है, ये लचीली नहीं होती है, ठीक है। जो मिडिल लेयर होती है वो मिडिल लेयर लचीली नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं दृढ़ और कठोर जो है वो कठोर यहाँ पर होती है। और तीसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर इसकी प्रेजेंस की बात करें कि मैम ये जो मिडिल लेयर होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, ये किस में पाई जाती है, तो आप सब लोगों ने ना टिश्यूज़ पढ़े होंगे और उन टिश्यूज़ में आपने प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़ा होगा कि पादप जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। याद आया क्या कुछ पुरानी यादें, अगर याद करूँ तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमने पढ़ा था विभज्योतक, और विभज्योतक वो होते हैं जो पादप में विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर विभज्योतक कोशिकाओं को छोड़ दें तो बाकी सारी प्लांट सेल में ये जो मिडिल लेयर है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसको छोड़ दें मैम, विभज्योतकी कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी, विभज्योतकी कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जो होती हैं, ठीक है, यही विभज्योतकी कोशिकाएं जो हैं, इन कोशिकाओं को छोड़कर,
इन कोशिकाओं को छोड़कर जो है वो छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में यानी रेस्ट जितनी भी प्लांट सेल होती हैं उन प्लांट सेल में ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले जो है वो पहले अगर हम लोग यहाँ पर बोले विभजोतक से सिर्फ पेड़ की मोटाई नहीं बढ़ती है बेटा। विभजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ होता है, ठीक है, उसके बाद पार्श्व विभजोतक होता है, अंतर्वेशी विभजोतक होता है। तो शीर्ष वाला लंबाई बढ़ाता है, पार्श्व वाला चौड़ाई बढ़ाता है ना। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही विभजोतक से यहाँ पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं किसकी तरफ मैम, हम लोग चलते हैं इसके आगे टर्सरी सेल वॉल तक। ये 2 हमारे सामने हो गई। अब तीसरी जो है वो तीसरी हमारे पास क्या होगी मैम, तीसरी होगी हमारे पास तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, तीसरी क्या होगी, तृतीयक कोशिका भित्ति यहाँ पर हो जाएगी। तृतीयक कोशिका भित्ति जिसे हम लोग टर्सरी सेल वॉल जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। और जब टर्सरी सेल वॉल की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने है। हमसे पूछा जाएगा संगठन, तो संगठन में ये भी सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है। लेकिन तीसरा कंपोनेंट सब में बदल जाएगा। पहले वाले में क्या था, पैक्टिन था, दूसरे वाले में क्या आ गया, लिग्निन आ गया, और तीसरे वाले में जो है वो क्या आ जाएगा मैम, तीसरे वाले में जाइलॉन जो है वो जाइलॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सेल्यूलोज था, दूसरे वाले में क्या था, हेमीसेल्यूलोज था, तीसरे वाले में जो है वो क्या आ जाएगा, जाइलॉन जो है वो जाइलॉन यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो टर्सरी सेल वॉल होती है वो इन तीनों से जो है वो क्या होती है, निर्मित होती है। टर्सरी सेल वॉल जो है वही सेल वॉल इन तीनों से यहाँ पर निर्मित होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर प्रकृति के बारे में क्या करें, बात करें, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो प्रकृति होती है वो दृढ़ होती है और कठोर होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो टर्सरी सेल वॉल होती है ये भी स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे लास्ट लेयर जो है वो लास्ट लेयर टर्सरी सेल वॉल की ही यहाँ पर क्या की जाती है, देखी जाती है। तीसरा पॉइंट हमने उपस्थिति के बारे में बोला था, है ना, कि ये किस में पाई जाती है, तो ये बहुत रेयरेस्ट होती है। मतलब सारी प्लांट सेल में जो टर्सरी सेल वॉल है प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, केवल जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं मैम, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इसी जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम जो होता है, उसी जाइलम में आपने पढ़ा होगा कि जाइलम भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें जो वाहिनिकाएं होती हैं, ट्रैकेट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, केवल उन ट्रैकेट्स में ये टर्सरी सेल वॉल जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी सेल वॉल है जो पादप कोशिका की किसी अन्य कोशिका में नहीं पाई जाती लेकिन पाई जाती है। और लेकिन पाई जाती के साथ साथ नीचे 4 ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को क्या कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको सर्च करना है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू में वाहिनिकाएं यानी जो ट्रैकेट्स होती हैं, उन्हीं ट्रैकेट्स में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट यहाँ पर होती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई मैम, ये हो गई हमारी टर्सरी जो है वही टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, चलो, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। ये भी हमको क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है, चलो इसके आगे जो है वो, इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैम ये बात तो हो गई हमारे पास सेल वॉल की, कि सेल वॉल क्या होती है, कैसी होती है, ये भी हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखो, कोशिका भित्ति के कुछ मुख्य घटक भी हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। सेल वॉल या फिर जो कोशिका भित्ति होती है, इसी कोशिका भित्ति के कुछ मुख्य घटक भी हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। तो इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि पादप कोशिका जो है, ये पादप कोशिका में जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो हम बोलते हैं पादप कोशिका का मुख्य घटक होता है मैम सेल्यूलोज। फिर हमसे पूछा जाता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है, यानी मैं बोलूँ कि जो बैक्टीरियल सेल हमारे सामने यहाँ पर होती है, इस बैक्टीरियल सेल का मुख्य घटक क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो है वो किससे यहाँ पर बनी होती है, तो आप याद रखोगे कि मैम पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है, इसी पेप्टिडोग्लाइकेन से बैक्टीरियल सेल क्या होती है, निर्मित जो है वो निर्मित यहाँ पर होती है। तीसरा घटक अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमसे कवक के बारे में भी पूछा जाता है। कवक बोले तो फंगस जो होता है, क्योंकि फंगस में भी सेल वॉल उपस्थित होती है
है ना। फंगस जो है वो फंगस भी प्लांट के फॉर्म में क्या किया जाता है, देखा जाता है। डेड फंगस भी डेड सेल्स के फॉर्म में भी होता है। आप सब लोग मशरूम खाते हो, मशरूम को लेकर पूरी दुनिया में जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन ये है कि भैया मशरूम वेजिटेरियन में आता है या नॉन वेजिटेरियन में आता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि टिप्पणी करना शायद व्यर्थ होगा, लेकिन मशरूम जो है वो मशरूम उगता है एक प्लांट के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन वो एक प्लांट फंगस होता है, ठीक है। वो उगता जरूर प्लांट के फॉर्म में है, लेकिन वो होता क्या है, वो एक प्लांट फंगस होता है। हम फंगस को सूक्ष्मजीव बोलते हैं और प्लांट को हम पौधा बोलते हैं। अब इट इज़ अप टू यू कि वो वेजिटेरियन में आएगा या नॉन वेजिटेरियन। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मशरूम प्लांट के रूप में उगता है, लेकिन प्लांट फंगस जो है वो फंगस यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। अब डिसीजन जो है वो डिसीजन तुम्हारे हाथों में है। तो कवक की कोशिका भित्ति भी हम लोगों से पूछा जाता है कि किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में जनरली हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में जनरली हम लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जो है वो पूछे यहाँ पर जाते हैं। अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं। तो अगर पादप की कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम्स यहाँ पर क्या किए जाएंगे, पूछे जो है वो पूछे यहाँ पर जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि पादप की कोशिका भित्ति से जो रिलेटेड एंजाइम होगा वो सेल्यूलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्यूलेज। सेल्यूलोज जो है उसी सेल्यूलोज को गलाने वाला जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा सेल्यूलेज। याद रखिएगा सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है, एंजाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति को गलाने वाला जो एंजाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो काइटिनेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम का नाम जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से संबंधित नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित नहीं है मैम, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ग्लाइकेन से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। क्या कोई बच्चा इस क्लास में मुझे बता पाएगा कि यहाँ के अलावा हमारे शरीर में लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाने वाला एंजाइम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और हमारे बच्चे क्योंकि इन बारीकी वाली चीज़ों को पढ़ना भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, ठीक है। चलो तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक की चीजें हमारे सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। और अब मैं कुछ प्रश्न जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। जिन प्रश्नों का उत्तर अगर आपने दे दिया तो मैं समझूंगी कि आज का पढ़ाना जो है वो मेरा सार्थक यहाँ पर हो गया। आर यू रेडी गाइज, ठीक है, आर यू रेडी। मैं आपको टाइप्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन भी नहीं दिखाऊंगी, मैं हाथों से लिखकर ही प्रश्न जो है वो आप लोगों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछने वाली हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर मेरा ये है कि एक प्रारूपिक जो पादप कोशिका होती है, प्रारूपिक पादप कोशिका, इसी प्रारूपिक पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है वो बाहरी परत कौन सी होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि मध्य पटलिका, और यही मध्य पटलिका निर्मित होती है किससे, मध्य पटलिका निर्मित होती है किससे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि मध्य पटलिका निर्मित होती है किससे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जाइलॉन जो होता है वो जाइलॉन कौन सी कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। जाइलॉन जो होता है वो जाइलॉन कौन सी कोशिका भित्ति जो है उसी कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक यहाँ पर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बस मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आंसर्स दे दो और आज मैं समझूंगी कि आज का मेरा जो पढ़ाना है वो पढ़ाना कहीं ना कहीं सार्थक यहाँ पर हो गया है,
ठीक है, देखो चलो लेट वी मूव, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैम एक प्रारूपिक पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है वो यहाँ पर कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है। फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, है ना, 5 मिनट हम लोग बात करेंगे सब आराम से, चिंता मत करो। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है मैम? प्राइमरी सेल वॉल होती है, एम आई राइट? कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मध्य पटलिका, पहली बात तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मध्य पटलिका किस में होती है मैम? मध्य पटलिका होती है सेल वॉल में, यानी कोशिका भित्ति में। और यही मध्य पटलिका किससे निर्मित होती है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट होते हैं उन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। जाइलॉन कौन सी कोशिका भित्ति का प्रमुख जो है वो प्रमुख घटक यहाँ पर हो जाएगा? जाइलॉन जो है वो जाइलॉन कौन सी कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक यहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं आया है, वेरी गुड। ठीक है, हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने तृतीयक कोशिका भित्ति यहाँ पर पढ़ी थी, टर्सरी के बारे में बात की थी। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में पैक्टिन होता है, सेकेंडरी में लिग्निन होता है, और टर्सरी में जो है जो मुख्य घटक होता है वो मुख्य घटक होता है कौन सा? वो होता है मैम हमारे पास जाइलॉन। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है।